गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। दास को जेल भेजे जाने के बाद हुई हिंसा में चटगांव में एक वकील की जान गई है। इसके बाद इस्कॉन पर बैन के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट में जवाब देते हुए बांग्लादेश सरकार ने भी इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा है। बुधवार को एक वकील ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की है। वकील ने कोर्ट में कहा है कि चटगांव में सैफुल इस्लाम की मौत इस्कॉन के लोगों की ओर से की गई हिंसा में हुई है। ऐसे में इस संस्था को बैन किया जाए जो हिंसा फैला रही है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि यह संस्था कट्टरपंथी सोच को बढ़ाने का काम कर रही है। बांग्लादेशी अदालत ने सरकार से इस्कॉन पर राय मांगते हुए पूछा कि इस्कॉन बांग्लादेश में कैसे स्थापित हुए। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने कहा कि इस्कॉन कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और सरकार पहले से इसकी गतिविधियों की जांच कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस्कॉन पर सरकार का रुख और देश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गुरुवार सुबह तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाए। इस्कॉन से जुड़े हिंदू संत चिन्मय दास को इसी सोमवार राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने के आरोप में बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश की हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर गया है और विरोध कर रहा है। मंगलवार को चटगांव में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। इससे इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश में गुस्सा भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदू मंदिरों पर हमले की भी खबरें सामने आई हैं। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। स्वामी प्रभुपाद ने जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की थी। यह कृष्ण भक्ति की एक शाखा है। इसे हरे कृष्ण आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता है। इसके दुनिया में 1000 से ज़्यादा मंदिर हैं। भारत में इसके 400 केंद्र हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों में भी इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं। ये हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाते ही चीन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका ने गुआम में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक पनडुब्बी को तैनात किया है। यह अपनी क्लास की पहली पनडुब्बी है जो रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण गुआम नेवल बेस पर तैनात हुई है। इसे चीन के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच अमेरिका की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से हवाई में तैनात वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी यूएसएस मिनीसोटा मंगलवार को अपने नए होम पोर्ट गुआम पहुंची। इसे अमेरिकी नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेना बलों के लिए अपनी रणनीतिक लेडाउन योजना के रूप में वर्णित किया गया है। यूएसएस मिनीसोटा लॉस एंजल्स क्लास की तेज गति से हमला करने वाली पनडुब्बियों के सबमरीन स्क्वाड्रन 15 के बेड़े में शामिल हो गई है। इस स्क्वाड्रन में शामिल सभी पनडुब्बियों को 1990 के दशक की शुरुआत में कमीशन किया गया था। स्क्वाड्रन के कमांडर नील स्टीनहेगन के अनुसार यूएसएस मिनीसोटा गुआम में पहले ही से तैनात पनडुब्बियों के बेड़े में एक असाधारण शक्ति है। मंगलवार को जारी अमेरिकी नौसेना के बयान में उन्होंने कहा, इसकी मौजूदगी हमारी परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवारक प्रयासों को और मजबूत करेगी। 2013 में कमीशन की गई यूएसएस मिनीसोटा अमेरिकी नौसेना की वर्जीनिया क्लास बेड़े की 10वीं पनडुब्बी है, जिसे पुराने लॉस एंजल्स क्लास जहाज़ों की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लगभग 140 के चालक दल के साथ यूएसएस मिनीसोटा विभिन्न मिशनों को अंजाम दे सकती है, जिसमें पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी जहाज युद्ध, साथ ही खुफिया निगरानी और टोही के साथ साथ हमला करने वाले अभियान शामिल हैं। नौसेना के बयान में कहा गया कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा माहौल के लिए आवश्यक है कि अमेरिकी नौसेना सबसे सक्षम इकाइयों को आगे तैनात करे। उसने आगे कहा कि यह स्थिति समुद्री संयुक्त बल संचालन के विकल्प प्रदान करती है, जिसमें आगे की ओर तैनात इकाइयाँ आक्रामकता को रोकने और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहती है। यूएसएस मिनेसोटा की तैनाती पनडुब्बियों पर अमेरिका की बढ़ती निर्भरता का हिस्सा है, जिसके बारे में अधिकारियों और सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह ताइवान, दक्षिण चीन सागर जैसे संभावित फ्लैश पॉइंट में रणनीतिक काउंटर बैलेंस बनाए रखने में प्रभावी रही है। विश्लेषकों के अनुसार पनडुब्बियों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी विस्तार के खिलाफ महत्वपूर्ण निवारक भूमिका भी निभाई है। अमेरिकी गुआम में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। गुआम सबसे पश्चिम प्रांत द्वीप क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में शक्ति परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी है। इसी कारण यह कि क्षेत्र चीन का मुकाबला करने के पेंटागन के प्रयासों में प्राथमिकता बन गया है। 2021 में वाशिंगटन ने एक निर्माण कार्यक्रम में द्वीप पर सैन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फंडिंग देने के लिए लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया, जो 2026 तक जारी रहने का अनुमान है, जिसमें 1952 के बाद से गुआम का पहला मरीन बेस भी शामिल है।
पेंटागन ने द्वीप पर एयरबेस और अन्य सुविधाओं को अपग्रेड करने के महत्व पर भी बार बार जोर दिया है। गुआम चीन के पूर्वी तट से सिर्फ 2,900 किलोमीटर 1,800 मील दूर है और दक्षिण चीन सागर सहित प्रमुख चीनी सैन्य संपत्तियों से मारक दूरी पर है, और अमेरिका इसे अपने एशियाई प्रतिनिधि के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में महत्वपूर्ण मानता है। पिछले महीने गुआम की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी नौसेना के कार्रवाई अवर सचिव टॉम मैनसिनेली ने गुआम की रक्षा क्षमता में सुधार के लिए वाशिंगटन को प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ये हम बात करें पाकिस्तान में कजिन मैरिज के बारे में। पाकिस्तान में कजिन मैरिज चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच होने वाली शादियों के बढ़ने से कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक्सपर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि कजिन मैरिज बढ़ने से आनुवांशिक विकारों में तेजी आई है। कराची की डोव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जीनोमिक डिसऑर्डर एंड रिसेसिव डिसऑर्डर पर बात करते हुए विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में कजिन मैरिज की बढ़ती दर पर फिक्र का इजहार किया है। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर स्टाइलियानोस एंटोनारिकिस ने बताया कि आनुवांशिक परिवर्तनशीलता जेनेटिक वेरिएबिलिटी विकास को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका एक बड़ा खतरा यह है कि ये आनुवांशिक विकारों जेनेटिक डिसऑर्डर का बोझ भी डालती है। ये बोझ विशेष रूप से उन आबादियों में ज़्यादा होता है जहाँ कजिन मैरिज की दर अधिक है। पाकिस्तान में कुल होने वाली शादियों में से करीब 65% कजिन मैरिज होती है। देश के कुछ समुदायों में कजिन मैरिज की दर 85% तक है। DUHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा है कि सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक कारणों से कजिन मैरिज का चलन बढ़ा है। उन्होंने कहा हालांकि इसके कुछ जैविक लाभ हैं, लेकिन ये बच्चों में रिसेसिव और डोमिनेट जेनेटिक विकारों को जोखिम काफ़ी बढ़ा देता है। जिनेवा विश्वविद्यालय के डॉक्टर स्टाइलानोसिस एंटोनाकिस ने बताया कि 2,980 जीन रिसेसिव बीमारियों से जुड़े हैं। आगा खान विश्वविद्यालय की अमरीन फातिमा ने भी पाकिस्तान में चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह की बढ़ती दर और इसके परिणामस्वरूप होने वाले आनुवांशिक विकारों के बारे में चिंता जताई। एक्सपर्ट ने एक मत से कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर सईद ने कहा कि जिन परिवारों में आपस में शादियाँ होती हैं वहाँ थैलेसीमिया माइक्रोसेफली जैसी आनुवांशिक बीमारियाँ आम हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कजिन मैरिज की दर को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप की जरूरत है। प्रोफेसर अताउर रहमान ने आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक विकास के महत्व पर जोर दिया। थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करता है। माइक्रोसेफली एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का सिर असामान्य रूप से छोटा होता है। रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर तब होते हैं जब बच्चे को माता पिता दोनों से जीन का एक दोषपूर्ण संस्करण विरासत में मिलता है। डोमिनेट जेनेटिक डिसऑर्डर भी बच्चे को विरासत में माता पिता से ही मिलता है। आइए हम बात करें इसराइल और हिजबुल्लाह की। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बीते करीब 2 महीने से जारी जंग में हज़ारों लोगों की जान जाने के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इसे लेकर फिलहाल शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वह कारण बताए हैं जिसकी वजह से दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समय युद्ध विराम करके 3 कारण बताए। उन्होंने कहा कि पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है और मैं उस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। दूसरा कारण हमारे बलों को राहत देना और स्टॉक को फिर से भरना है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। ये देरी जल्द ही हल हो जाएगी। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक स्ट्राइक फोर्स देगी। इसके अलावा युद्ध विराम करने का तीसरा कारण मोर्चों को अलग करना और हमास को अलग थलग करना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दूसरे दिन हमास अपने पक्ष में लड़ने के लिए हिजबुल्लाह पर भरोसा कर रहा था। हिजबुल्लाह के बाहर होने के बाद अब हमास अकेला रह गया है। हम हमास पर अपना दबाव बढ़ाएंगे और इसमें हम अपने बंदों को रिहा करने के हमारे मिशन में मदद मिलेगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल में घातक हमला हुआ था, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में तनाव फैल गया। यह संघर्ष बाद में कई मोर्चों पर शुरू हो गया। इसमें इसराइल और लेबनान में मौजूद गुट हिजबुल्लाह भी आपस में भिड़ गए। इसराइल और हिजबुल्लाह की खूनी जंग में लेबनान में 3750 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से क्षेत्रीय तनाव में काफ़ी हद तक कमी आने की उम्मीद है, जिसके कारण इसराइल और ईरान के बीच सीधे युद्ध की आशंका भी बढ़ गई थी। इसराइल के हमलों के चलते लेबनान में 1/4 आबादी विस्थापित हो गई है और देश के कुछ हिस्से विशेष रूप से दक्षिण लेबनान और राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में नष्ट हो गए हैं। ऐसे में युद्ध विराम के बाद लेबनान में सामान्य स्थिति लौटने में मदद मिलेगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम पर सहमति बनने को अब गाज़ा और हमास के लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह गाज़ा में सीज़फायर लागू करवाने में अहम कदम साबित हो सकता है। इसके जरिए हमास की तरफ से बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को वापस लाने पर चर्चा मजबूत ढंग से हो सकेगी। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इस समझौते से हमास गाज़ा में अलग थलग पड़ जाएगा और बंधक समझौते की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि फ़लस्तीन के संगठन हमास को एहसास हो गया है कि अब तक उसे इसराइल के खिलाफ समर्थन दे रहा हिजबुल्लाह संगठन इस संघर्ष से पीछे हट गया है
और अब वैसे में वो गाज़ा की लड़ाई में अकेला हो गया। इससे हमास को यह भी पता चल जाएगा कि अब गाज़ा में उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये ज़मीनी जंग में एक बड़ा बदलाव है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर पहले हमास को लगता था कि गाज़ा में उसकी जंग को बड़े स्तर पर समर्थन था, तो आज उसे समझ आ जाएगा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। Please do like, share, and subscribe this channel of mine, news, views, and analysis by Prakash.